हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज डी ट्रिपल एस पी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ मैं आपके लिए। प्रैक्टिस सेट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1 to 20 का एक सेट होता है, वैसे ही 20 क्वेश्चन लिए मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट में बताना कि ऐसे और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं आपको और भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप मेरे को एक बार देख के बता देना कि आपको कैसा लगा, आपको नीड है या नहीं है इस चीज की। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी। कौन सी फाइनेंस कंपनी नहीं है? देखो इसके नाम से ही देखो, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी है, पैसा दे रही है, फाइनेंस में काम कर रही है, फाइनेंस कंपनी है, लोन कंपनी भी। जो ईडा है ये फाइनेंस कंपनी नहीं है हमारी। ईडा की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसका एक्ट है 1999 है। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है ये ईडा। ये देखो ईडा, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। और ये क्या करती है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और 1999 है इसका। और टाइप किस टाइप का है? ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, मींस इसका अलग से एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ये देख लेना, मैंने ये डिटेल डाल दी है। द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड। देखो जर्नल से किस में कर रहे हैं? लेजर में, तो उसको कहते हैं हम पोस्टिंग। देखो एक होती है जर्नल से, जर्नल की प्रोसेस क्या होती है? जर्नल में एंट्री करने को क्या कहते हैं हम? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग, जर्नल में क्या कर रहे हैं हम? एंट्री कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। फिर जर्नल से हम एंट्री कहाँ लेके जाएंगे? अकाउंट्स बनाएंगे, लेजर में लेके जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज मास मार्केटिंग? मास मार्केटिंग क्या है? देखो ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एंटायर मार्केट। देखो वैरायटी की बात कर रहा है ये। मास में क्या है? मास मीन्स बड़ा, लार्ज, लार्ज बड़ा। जब आप सभी को एक जैसी चीज दे रहे हैं तो वैरायटी तो दे ही नहीं रहे। सभी को क्या देते हैं मास मार्केटिंग में? सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट देंगे किसको? सारी मार्केट को, पूरी की पूरी मार्केट को सेम प्रोडक्ट देंगे, होल मार्केट। तो वो होती है मास मार्केटिंग। जैसे पेप्सी, पेप्सी ने क्या किया? जो कोल्ड ड्रिंक बन रही है आप भी वही लोगे, मैं भी वही, और जो बच्चा है वो भी यही, जो अडल्ट है वो भी यही, जो ओल्ड एज का है वो भी यही, सभी के लिए सेम। दैट इज मास मार्केटिंग। ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मींस टू ऑल कंज्यूमर। बिल्कुल ये वाली बात है कि सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं और मार्केटिंग मींस टू ऑल कंज्यूमर, सभी को। ये होती है हमारी मास मार्केटिंग। उसके बाद डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। देखो अनडिफरेंशिएटेड को ही क्या कहते हैं हम? मास मार्केटिंग कहते हैं कि अनडिफरेंस, हम कोई डिफरेंस ही नहीं कर रहे। डिफरेंशिएटेड मीन हम डिफरेंस कर रहे हैं। डिफरेंस कैसे? जैसे पिज्जा हट है, फास्ट फूड बना रहा है, केएफसी है, नॉन वेज वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और एक साउथ इंडियन है, वो क्या कर रहा है? इडली वगैरह साउथ इंडियन का कर रहा है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? डिफरेंशिएट कर दी मार्केट, दैट इज डिफरेंशिएटेड मार्केट। कंसंट्रेटेड मीन्स एक पे ही फोकस करा, ये होगी हमारी अनडिफरेंशिएटेड, सभी को सेम। ये होगी हमारी डिफरेंशिएटेड, पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिफरेंस कर दिया। फिर कंसंट्रेटेड क्या होगी? किसी एक पार्ट पे क्या किया? जैसे ये पार्ट है, सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस किया। जैसे आप सूट स्टिच करवाने जाओगे, टेलर आपके अकॉर्डिंग सिलेगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है। कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो गया। कंसंट्रेट में थोड़ा सा पार्ट हमने ले लिया, ये होगी हमारी मार्केटिंग। इन इंडिया द कमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। देखो बैंकों को लाइसेंस कौन देता है? देखो कंफ्यूजन हो जाती है, बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई। बैंकों को देखो लाइसेंस कौन देता है काम करने के लिए? परमिशन कहाँ से मिलेगी? पापा से, आरबीआई। लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगा, ठीक है। लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई। इनकम टैक्स सेक्शन रिलेटेड टू डिडक्शन। देखो डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शंस कौन से हैं? देखो नाम क्या है इसमें? डेड, डेड, डेड कौन हो गया? शन, शन हो गया डेड, शन क्या हो गया? डेड, ठीक है। बच क्या गया? यू और सी, बच क्या गया? यू और सी। तो डिडक्शन की जो सेक्शन है वो क्या है? 80 सी से 80 यू की, ठीक है। 80 सी से 80 यू डिडक्शन की सेक्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है डेगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज टू मेजर। यहाँ पे कट गया, ये थोड़ा है मेजर, ठीक है। डेगमार अप्रोच हम किस लिए यूज करते हैं? वो करते हैं पब्लिक रिलेशन, सेलिंग वॉल्यूम, एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हम यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। देखो डेगमार के बारे में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स, मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। किसने दी थी ये अप्रोच? रुसेल एच कोली ने दी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, कब दी थी? 1961 में दी थी ये रुसेल एच कोली ने। 1961 में ये एमसीक्यू आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में।
डगमार की जो मॉडल है, ये डगमार का मॉडल, इसमें सबसे पहले क्या आता है, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन। कई बार इसके स्टेप पूछ लेता है कौन सा डगमार का पार्ट, अप्रोच का पार्ट है, कौन सा नहीं है, और कौन सा कहेगा। इससे अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, सबसे पहले क्या चाहोगे आप कि कंज्यूमर को पता हो उसके बारे में, अवेयर करवाओगे उसको, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कंज्यूमर अंडरस्टैंड करने लगेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसको नीड है या नहीं है। फिर वो आपके प्रोडक्ट से क्या होगा, कन्विक्शन, यानी कि बिलीव करेगा, कन्विक्स हो जाएगा आपकी एडवर्टाइजमेंट से कि हाँ ये प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसके लिए सही है, ठीक है। उसके बाद वो परचेज कर लेगा, एक्शन, ठीक है। तो ये है डगमार के 4 स्टेजेस हैं इसकी। नेक्स्ट है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियली वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। देखो किसका वायलेट कर रहा है, विरोध कर रहा है किसका ये, ठीक है, अपोजिट है किसी का जिसमें ये चीज नहीं फॉलो हो रही है। स्केलर चेन में क्या है, एक हायरार्की में क्या होती है, एक हायरार्की में चेन बन गई, ऑर्डर मिलेंगे एक हायरार्की में। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक ही बॉस से क्या मिलने चाहिए, ऑर्डर। सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर मिलेगा वो एक ही बॉस से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट बॉस से मिलेगा, ये भी इसको देगा ऑर्डर, ये भी इसको देगा, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। डिवीजन ऑन लेबर, स्पेशल जो जिस काम में जो परफेक्ट है उसको वही काम दे दिया जाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक ही जो डिपार्टमेंट है उसका एक ही प्लान होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान कह सकते हैं इसको। और यूनिटी ऑफ कमांड आएगा हमारा, जो इसमें क्या होता है, वोलेशन होता है मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि उसको 2 जगह से ऑर्डर मिलते हैं। देखो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा एक और मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो इसलिए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कर इसको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। देखो इसको यहाँ से भी ऑर्डर मिल रहा है और इसको यहाँ से भी ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो वोलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। भाई वीडियो अच्छी लगी है, देखो कितनी खूबसूरत वीडियो बनाई है मैंने, सुंदर सुंदर बनाई है ना। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो आपको 1 सेकंड लगेगा, मैंने तो इतना टाइम लगाया, आपको 1 सेकंड लगेगा। लाइक जरूर करना, और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दो भाई, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसे प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। इन नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है, देखो एक होता है हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, बेल शेप में कर्व बनता है, थोड़ी कर्व सही नहीं बना, चलो कोई नहीं। ये बेल शेप में कर्व बनता है जिसमें स्क्यूनेस नहीं है, जितना पार्ट 0.5 यहाँ है, 0.5 यहाँ, जिसको सिमेट्रिकल कहते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो उसको कहेंगे स्क्यूड। वो हो सकता है पॉजिटिवली स्क्यूड हो, वो हो सकता है नेगेटिव। अब एक साइड देखो, नेगेटिव स्क्यूड क्या होगा, जब टेल जो है इसकी टेल को देख लो नेगेटिव साइड जाएगी। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होगा, जब टेल्स कहाँ जाएगी, पॉजिटिव साइड जाएगी। ये पॉजिटिव स्क्यूड, जब टेल को पकड़ लो, टेल जा रही है पॉजिटिव साइड, पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। जब टेल जा रही है नेगेटिव साइड तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे, ठीक है। अब जहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया फ्रीक्वेंसी, वो तो मोड हो गया। मोड के बाद फिर मीडियन, फिर क्या आएगा लास्ट में, मीन, फिर मीन, ठीक है। मीडियन फिर मीन। अब ये पूछ रहा है नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे, नहीं। इक्वल कहाँ होंगे, यहाँ पे मीन मीडियन और मोड क्या होंगे, मोड मीन मीडियन, और ये मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, वो होता है सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, स्क्यूड है, ठीक है। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव में क्या है, ये देखो ये मोड, फिर मोड से छोटा मीडियन, फिर मीडियन से छोटा मीन। तो मीन ग्रेटर देन मीडियन नहीं, ये तो नहीं है, ये नेगेटिवली उसमें पॉजिटिवली स्क्यूड में होगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगा, ये पॉजिटिव में, तो ये आएगा नेगेटिव में। मीन सबसे कम, फिर मीडियन, फिर मोड, यानी कि मोड सबसे ज्यादा। ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है इसका। मैंने कोशिश करी है कि स्टैट के, इकोनॉमिक्स के, इंटरनेशनल बिजनेस सभी के क्वेश्चन को ऐड किया है टैक्स के। देखो हु डू बाय मोर, जो क्या बाय करते हैं, मोर, ज्यादा बाय करते हैं, कंप्लेन नहीं करते या लेस करते हैं। और स्प्रेड पॉजिटिव, वर्ड ऑफ माउथ, इंश्योर ए लार्ज कस्टमर बेस एंड रिपीट बिजनेस। देखो क्या कह रहा है, जो बहुत बाय करते हैं, आपका लॉयल कस्टमर है आपका। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, हर किसी को जाके बताएगा कि आपका प्रोडक्ट लो। देखो मैं एक पर्स लेके आई, ठीक है, वो पर्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सभी ने उस पर्स की तारीफ करी, प्राइस भी रिजनेबल था,
ठीक है। तो मैंने सभी को, उस शॉपकीपर से मैं पहले भी प्रोडक्ट लेती थी, तो मैंने सभी को क्या कहा कि उस शॉप से लेके आओ, वहाँ बहुत अच्छे पर्स मिलते हैं, उस शॉप से लेके आओ, वहाँ बहुत अच्छे पर्स मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, यानी कि जब आप प्रेस कर रहे हो, आगे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एक तरफ से, ये हो गया कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट कर रही है आपकी प्रोडक्ट की, तो वो वर्ड ऑफ माउथ होता है। और लार्ज कस्टमर बेस बनेगा इससे आपका, और रिपीट बिजनेस, मैं बार बार उसी शॉप पे जाऊंगी। तो ये कौन सा कस्टमर है, इंडस्ट्रियल, सेटिस्फाइड कस्टमर, डिलाइटेड कस्टमर और डिसोनेंस कस्टमर। ये कौन सा कस्टमर है, देखो वैल्यू सेटिस्फेक्शन के बेस पे हम कस्टमर देखते हैं। देखो, व्हेन कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के इक्वल थी। जैसे सोचा था, मैं कोई ड्रेस लेके आई या मैं पर्स लेके आई, ठीक है, कुछ भी लगा लो, या मैं कोई ड्रेस लेके आई, कोई ड्रेस ले ली मैंने, ठीक है, कोई ड्रेस लेके आई, जितना मैंने सोचा था उसी रेट में मेरे को प्राइस मिला, और उसी रेट में उतना ही उसने परफॉर्म किया, इक्वल इक्वल रहा, तो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड रहूंगी। ठीक है, जैसे मैंने सोचा था सेम वैसे है, परफॉर्मेंस मीन्स अच्छी चली वो, जैसे जितने मैंने सोचा था 2 साल चलेगी, वो 2 साल ही चली, तो ठीक है, सेटिस्फाइड कस्टमर मैं हूँ। जब कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होती है, लेस देन होती है परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट से। जैसे मैं लेके आई एक मैं ड्रेस लेके आई, भाई जैसे ही मैंने वो ड्रेस डाली, सभी ने प्रेस कर दी, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ भैया, एग्जांपल दे रही हूँ, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कितने में ड्रेस लेके आई हूँ, भाई मुझे भी ऐसी चाहिए ड्रेस। ठीक है, तो मैंने कहा मैं तो इतने में लेके आई हूँ, मैंने कहा मैं 1000 में लाई हूँ। कहते इतनी सस्ती मिल गई है, तो आपको बहुत अच्छी ड्रेस सस्ती भी मिल गई मुझे, देखो। और जो वो चली, वो 5 साल तक कहीं गई ही नहीं, 5 ईयर्स तक। वैसे तो आजकल इतने साल कपड़े चलते नहीं है, चलो मान लो 5 ईयर्स तक चली भी सी। देखो मैं बहुत खुश किया, मेरे को 2 बंदों ने भी क्या दिया ना, अच्छे लग रहे हो। लेडीज के साथ ये होता है, 2 बंदे भी क्या देना, अच्छे लग रहे हो, ठीक है भैया, पैसे वसूल हो गए। ठीक है, पैसे वसूल हो गए। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रही, बहुत ज्यादा हैप्पी। तो वो होते हैं डिलाइटेड कस्टमर। अब कस्टमर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस, जब मैं नई ड्रेस लाई भैया, पहली बार में ही क्या हुआ, एक बार ही वॉश करी, कलर ही खराब हो गया, डालने लायक ही नहीं रही दूसरी बार। तो COLOUR, कलर ही खराब हो गया उसका, डालने लायक ही नहीं रही, तो मैं क्या हूँ, डिससेटिस्फाइड या डिसोनेंस कहते हैं। जब कस्टमर जो परचेज करता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, तो मार्केटिंग टर्म में कहते हैं उसको डिसोनेंस। ठीक है, डिससेटिस्फाइड। अब यहाँ पे देखो वो हैप्पी है, तो वो क्या है, डिलाइटेड कस्टमर। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, देखो जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, तो क्या होगा, देखो एवरेज कॉस्ट यू शेप में बनेगी, ये AC बन गई हमारी। ठीक है, इसको कट करती हुई MC बनाते हैं, MC बनाते हैं। देखो एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है, डिक्लाइन होगी। ठीक है, ये भी डिक्लाइन होगी, बट एवरेज कॉस्ट ऊपर रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहेगी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीज, मस्ट बी अबव द एवरेज, नहीं अबव नहीं, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट, बिलो एवरेज कॉस्ट रहेगी। दोनों क्या, ये डिक्लाइन हो रही है, तो ये भी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, बट उसके नीचे डिक्लाइन होगी, है नीचे आएगी, कम डिक्लाइन होगी। सेक्शन 4, टीडीएस ऑन सैलरी, सैलरी पे टीडीएस कर रहा है। टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी एक लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा सैलरी है, तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका टैक्स काट लेगा, जिसे कहते हैं टैक्स एक्ट डिडक्ट। ठीक है, बाकी बची हुई सैलरी आपको देगा। तो उसका सेक्शन पूछा हुआ है 192, सैलरी का 192। देखो ये देख लो, पेमेंट करते हैं जब, सैलरी काट के देगा वो, देख लेना ये। द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड ऑन ए, मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है LAC की, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है, लॉन्ग रन की LAC की। कह रहा है कि LAC कर्व फॉर ए नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन, LAC कर्व फॉर ए लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व। इसमें कोड दिए हुए हैं, कौन सा कोड सही है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4, ये सही है, 1 3 4 1 3 4। देखो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहते हैं, इसको दूसरा नाम भी कह देते हैं प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व। प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व, ये MCQ आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व भी कहते हैं। देखो ये हमारा LAC है, आउटपुट और कॉस्ट दिखाई। देखो जो हमारा ये LAC बना, बड़े वाला LAC बना, उस पर छोटे छोटे लॉन्ग रन का है ये, फिर छोटे छोटे स्मॉल रन के एवरेज कॉस्ट बनेंगे। देखो इसने क्या किया, इस बड़े को क्या किया, कवर कर लिया, कवर कर लिया, ढक लिया, जिसलिए इसको क्या कहते हैं, एनवेलप कर्व कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एनवेलप करते हैं, ढक लेते हैं। इसके दोनों नाम ही है, एनवेलप और प्लानिंग कर्व। ठीक है, नॉर्मल कर्व से बनेगा ये, तो हमारे वो ऊपर वाले ऑप्शन 2 1 3 और 4 जो है वो ठीक हो जाएंगे। The overall capitalization rate and cost of debt remain constant for all degree of financial leverage is advocated by.
कैपिटलाइजेशन एट कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रह रही है। देखो यहाँ से पकड़ लो, क्या कहता है, कांस्टेंट रह रही है ऑल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मींस आप कितना भी डेट यूज करो, कितना भी इक्विटी यूज करो, जो आपकी जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है कि ओवरऑल के ओ कहते हैं जिसको, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट या WACC, जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम और MM अप्रोच। किसने दी थी नेट इनकम अप्रोच? डेविड डुरांड ने। नेट ऑपरेटिंग भी डेविड डुरांड ने दी थी, दोनों, ठीक है। MM अप्रोच मोदगिलानी और मिलर, नाम से ही है ये तो। देखो इसमें क्या है, चाहे आप कितना भी देखो इक्विटी बढ़ाओ, चाहे आप कितना भी डेट बढ़ाओ, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है KO या KW, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये किसने कहा था? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने कहा था। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज, देखो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, वो क्या है, टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, नन ऑफ द कांट डिटरमाइन। देखो पहले तो क्या था, जो डिविडेंड कंपनी देती थी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता था, क्या था, जैसे डिविडेंड है आपको मिला, जैसे 1000 रुपये या 10 रुपये लगा लो डिविडेंड मिला, ठीक है, 10 रुपये डिविडेंड मिला, तो क्या था, कंपनी क्या करती थी, इस पे टैक्स देती थी, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी। तो जो टैक्स देने के बाद जो मिला शेयर होल्डर को, वो एग्जाम्प्ट होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या लगता है उस पर टैक्स, अब टैक्सेबल कर दिया है डिविडेंड, ठीक है। देखो फाइनेंशियल ईयर 2001 एंड ऑनवर्ड्स, डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी टैक्सेबल इन इंडिया, वो टैक्सेबल है, ठीक है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, टैक्स लगता है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको लॉ के थ्रू आप इन्फोर्स करवा सकते हो, एक एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट। ये किस सेक्शन में कहा गया है, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये बात कही गई है, ये बात कही गई है सेक्शन 2HIFC। ये किस सेक्शन में कही गई है, 2H में कही गई है। देखो जब ये जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कब फोर्स में आया, ये आया 1 सितंबर 1872 को। 1 सितंबर के कट गया, 1872 होगा यहाँ पे, 1 सितंबर 1872 को आया। देखो इसको याद कैसे करोगे, PAC, पैक, पैक है ना, पैक, P से प्रोमिस पहले, फिर एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट। पहले प्रोमिस, प्रोमिस की 2B, ठीक है, प्रोमिस 2B, ठीक है, फिर एग्रीमेंट E, फिर कॉन्ट्रैक्ट H, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट H। इसको याद भी कर सकते हो। देखो P से पहले प्रोमिस, प्रोमिस करा आपने किसी को, ठीक है, 2B को अपनी होने वाली वाइफ को प्रोमिस करा, ठीक है, 2B को, अभी गर्लफ्रेंड है भाई, फिर एग्रीमेंट, एंगेजमेंट होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स शादी होगी, हाय H से हा होगी भाई, फिर तो ठीक है, फिर फंस गए। डैश इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन है। देखो वन साइडेड, नाम से ही पता लग रहा है वन साइडेड, वॉइड, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, इलीगल। देखो यूनि का मतलब क्या होता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वन साइडेड। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। बाय का मतलब क्या होता है, टू, नाम से ही पता लग रहा है, बाय का टू, यूनि का वन, ठीक है, इसको वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें एक पार्टी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है प्रॉमिस को। एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ, कुली ने आपका सामान उठा लिया, ठीक है, कुली ने आपका सामान उठा लिया रेलवे स्टेशन पे। आपको अगर नहीं उठवाना, आप उसी टाइम क्या करो, मना कर दो, लेकिन आपने मना नहीं किया, मना नहीं किया, इसका मतलब आप चाहते हो वो उठाए, लेके जाए आपका सामान, ठीक है। तो पहले कुली ने अपना क्या करा, ऑब्लिगेशन कर दिया अपना, अपनी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो। फिर एक डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन आपका घर आ गया, ठीक है जी, ये आपका घर आ गया, यहाँ पे उसने गुड्स को पहुंचा दिया। घर पे तो कहाँ कहाँ पहुंचाएगा, रेलवे स्टेशन के बाहर ही, ठीक है, ऑटो तक पहुंचा दिया, ठीक है, ऑटो तक ले लो भाई, ऑटो तक ले लो या टैक्सी तक ले लो, वहां तक आपके गुड्स को उसने पहुंचा दिया, रेलवे स्टेशन से बाहर पहुंचा दिया, ठीक है। जैसे ही आपका वहां पहुंच गया गुड्स, ठीक है, अब आपकी क्या बनती है, ऑब्लिगेशन अब बनती है उसको पेमेंट करने की। पहले आपकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से शुरू हुआ, वन साइडेड, कुली ने स्टार्ट करा और इसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, ठीक है, वन साइडेड हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिलेटरल। बाइलेटरल में क्या होता है, फॉर्मेशन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना, इसको वन साइडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना, जब ये फॉर्म हुआ, तब क्या, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसने गुड्स उठाई ना, तो इसकी ऑब्लिगेशन बन रही है, ठीक है, जैसे ही गुड्स उठाई इसकी ऑब्लिगेशन, ये मना भी कर सकता था, तो इसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, ठीक है, इसलिए इसको वन साइडेड कहते हैं। बाइलेटर में क्या, मैं एक कार सेल करना चाहती हूँ, मैंने आपको कहा मेरी कार ले लीजिए, आपने कहा हाँ जी ले लेंगे, मैंने कहा भाई फ्री में नहीं दूंगी,
3 लाख लगेंगे। आपने कहा ठीक है, मैंने आपको कार दी, आपने मुझे क्या दिया उसी टाइम 3 लाख दे दिए, टू साइडेड बायलैटरल हो गया। वॉइड क्या होता है, जैसे एक माइनर है, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो माना ही नहीं जाता। माइनर ने मुझे झूठ बोला कि नहीं मैं तो माइनर हुई नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मैं उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। कोर्ट कहेगा भैया ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तूने क्यों नहीं देखा ये माइनर है, हमारे पास नहीं आओ, हमारे पास और भी बहुत केस हैं। ठीक है, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जिसको वॉइड का मतलब जिसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते बाय लॉ, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, लॉ के थ्रू जिसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते दैट इज वॉइड। इलीगल क्या होता है, नाम ही बता रहा है इलीगल, कोई गुड्स है जो प्रोहिबिटेड गुड्स है। ठीक है, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है इस गुड्स में डीलिंग नहीं करनी, मैं उसी गुड्स में डीलिंग कर रही हूँ प्रोहिबिटेड गुड्स में, तो इलीगल हो गया वो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फीमा इज इम्प्लीमेंटेड फॉर, फीमा किस लिए इम्प्लीमेंटेड किया गया है, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट के लिए। एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी फीमा में आ ही जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो एम्फसाइज ऑन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, घपलेबाजी नहीं हो, जो आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे इसमें, बोथ सी आ जाएगा, बोथ ए एंड डी। ठीक है, इसके ऑप्शन वो हो गए बोथ ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी। देखो ये देख लेना भाई, फीमा पहले फीरा था 1973 में, फिर फोर्स में आया जनवरी 1974 में, फिर फीमा था 1999 में, फिर कब आया फोर्स में 1 जून 2000 को। इसने किसको रिप्लेस किया, फीरा को। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपने क्या करना है, ये 20 क्वेश्चन है, मेरे को अपने मार्क्स बताना भाई, एक सेट में आपके कमेंट में मार्क्स बताना कितने आए। ठीक है, कितना कंप्लेंट का, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। ठीक है, कंप्लेंट कब कर सकते हो, 2 ईयर्स में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद जागो भी हमारे साथ ये चीटिंग हुई थी जी, वो नहीं, 5 ईयर्स बाद नहीं, 2 ईयर्स का टाइम है जब कर सकते हो। सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट है ये, 1986 के अकॉर्डिंग है ये, क्योंकि जो पेपर में पूछा था 1986 ही पूछा गया था। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चों को ये क्वेश्चन मिलेगा, काफी बच्चे देखना ऑल ऑफ द अबव करके आएंगे, मैंने ये जान करके दिया है, ये आंसर है नहीं, जबकि मैंने ऑल ऑफ द अबव जान करके लिखा। बिजनेस में क्या है, इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। इंडस्ट्री 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखो जो प्राइमरी है, प्राइमरी में कौन से आते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। प्राइमरी क्लास क्या है, प्राइमरी क्लास है हमारी, इजी थी ना प्राइमरी। अब आपको कोई कह दे भाई ABCD लिखो, कितनी इजीली लिख दोगे, प्राइमरी में पढ़े ना ये वर्ड्स पढ़े थे, कैप कप ऐसे पढ़ा था ना हमने, तो कितना इजी लगता है हमें ये, जो हमें उस टाइम मुश्किल लगता था, देखो आज वो कितना इजी है। जैसे ही तुम्हारा DSSS भी हो गया जिसका क्वालिफाई, वो तो कहेगा कुछ है ही नहीं। ठीक है, प्राइमरी क्या है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब यही क्वेश्चन में पूछा गया था। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, एक्सट्रैक्टिव आ जाएगा। एक्सट्रैक्टिव क्या है, जब कुछ आप डिग आउट कर रहे हो, कुछ खोद रहे हो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे गोल्ड वगैरह निकाल रहे हो, कोयला वगैरह निकाल रहे हो अर्थ से। ठीक है, वो एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगी। जेनेटिक में जिसमें जिसमें कुछ पालन पोषण हो रहा है, जैसे मछली वगैरह पाल रहे हो, मुर्गी वगैरह पाल रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कुछ बना रहे हो, यहाँ से रॉ मटेरियल, प्राइमरी से रॉ मटेरियल लोगे, ये बनाएगा कि गन्ना प्रोड्यूस करेगा, ये गन्ना, ये गन्ने का क्या बना देगा, शुगर केन लेगा, और ये गन्ने से चीनी बना देगा, शुगर बना देगा। ये मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, होलसेलर जब बल्क में खरीदेगा, रिटेल जब स्मॉल क्वांटिटी में खरीदेगा, जब फॉरेन से मंगवाओगे, इंपोर्ट, फॉरेन को बेचोगे, एक्सपोर्ट जब एक कंट्री से मंगवा के दूसरी कंट्री में बेच दिया, पहले इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। ठीक है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस और एडवर्टाइजिंग। फिर एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, ये किसके हैं, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम है। एनालिटिकल में क्या है, कोई एक चीज ली उससे बहुत सारी चीजें बना दी, एक चीज ली उससे बहुत सारी, क्रूड ऑयल लिया उससे पेट्रोल भी बना दिया, डीजल भी बना दिया। ठीक है, पेट्रोल भी, डीजल भी, लुब्रिकेंट भी बना दिया, उससे कैरोसिन भी बना दिया, एनालिटिकल। सिंथेटिकल में बहुत सारी चीजें ली और उसको क्या कर दिया, बहुत सारी चीजें ली और उसको एक बना दिया, बहुत सारे केमिकल लेके क्या बना दी, सीमेंट बना दी, बहुत सारे केमिकल लिए क्या बना दिया, पेंट बना दिया। प्रोसेसिंग, जिसमें बहुत सारी स्टेजेस में चीज होके जाएगी, जैसे शुगर, शुगर बनेगी प्रोसेस में बनेगी, पहले शुगर केन लोगे, फिर उसका जूस निकालोगे, फिर उसको इवेपोरेट करोगे, फिर मशीनों में डालोगे, फिर जाके शुगर बनेगी। प्रोसेसिंग स्टेप में होगा, सीक्वेंस में होगा। असेंबलिंग में क्या होता है, किस चीज को असेंबल कर रहे हो, असेंबल कैसे कर रहे हो, जैसे गाड़ी बन रही है, जैसे टीवी बन रहे हैं, जैसे कार बन रही है, तो पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स को असेंबल करके, दैट इज असेंबलिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। विच इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ सार्क की मेंबर कंट्री कौन सी नहीं है, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और मालदीव। देखो कौन सी नहीं है, पहले पता होना चाहिए। सार्क, सार्क की जो सार्क है
देखो भी ये कब फाउंडेड हुआ था, इन ढाका 8 दिसंबर 1985। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, ठीक है। सार्क की फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी, ये फुल फॉर्म मेरे को आप बता देना, ये मैंने आपके लिए छोड़ा था एक काम, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म मेरे को सार्क की आप बताओगे, ठीक है। साउथ आगे आप बताना, कॉर्पोरेशन आगे आप बता देना। 8 दिसंबर 1985 को फिर इसका वो का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक यहाँ से बन गया, एक फुल फॉर्म का बन गया। देखो ऐसे किया करो, और क्या काम है प्रमोट करता है, इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ये 4 क्वेश्चन। फिर 5वां क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अफगानिस्तान देखो कौन से इसके मेंबर कंट्री हैं, अच्छा लिखा नहीं मैंने यहाँ, मेंबर कंट्री है इसकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। याद कैसे करोगे, अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस, भाई एमबीबीएस करने हैं, डॉक्टर बनना है तो उसको अपना बनाना पड़ेगा, जब भी एमबीबीएस होगी, टफ होती है, अपना नहीं बनाओगे तो टफ हो जाएगी, उसको अपनी बनाना पड़ेगा, अपनी एमबीबीएस, फिर जल्दी हो जाएगी। देखो अपनी अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। फिर एम से याद रखना, क्योंकि मॉरिशस दे देता है कई बार, एम से मालदीव है, एम से माल, माल याद रख लो, एम से माल है, ठीक है, एम से माल। फिर बांग्लादेश लगा लो या भूटान लगा लो, और फिर श्रीलंका लगा लो, ठीक है। अपनी एमबीबीएस कौन सा नहीं है इसमें, चाइना था ना, हाँ चाइना नहीं है इसमें, चाइना नहीं है मेंबर कंट्री, मेंबर कंट्री पूछिए, मेंबर कंट्री में चाइना इसका इसमें नहीं है, ठीक है। और उसका हाल ही में मेंबर कौन बना, हाल ही में नहीं, वैसे काफी टाइम हो गया, बट हाल ही पूछ लेते हैं, तो अफगानिस्तान इसका लास्ट मेंबर बना था, ठीक है। तो क्या नहीं है हमारा, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, चाइना नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। आपके लिए फ्लावर बनाया है, इसका मतलब ये है फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, जितना हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करो, मुस्कुराना है। और जो नए बच्चे हैं ये तो कर ही लेना भाई, सब्सक्राइब तो ये तो पहला काम ही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, साथ में कमेंट करके बता देना ऐसा और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।